बच्चों ये है हमारा लेक्चर 175 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो इस चैप्टर में कल हमने देखा कि भाई जो लॉज हमने कल पढ़े थे, ठीक है। सो लॉज एक हमने दो लॉज पढ़े थे। एक लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो ये दो लॉज दिए गए थे। सो ये दो लॉज अभी आगे जॉन डाल्टन आए, ठीक है। तो अभी इन दो लॉज में प्रॉब्लम क्या आई, जो साइंटिस्ट लोगों ने प्रॉब्लम क्या फेस की कि भाई इनको एक्सप्लेन किया कैसे किया जाए इन लॉज को। ये तो स्टेटमेंट थे, ठीक है। आपने कल स्टेटमेंट देखे, दो स्टेटमेंट देखे और छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन देखा, पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इन लॉज को एक्सप्लेन कैसे किया जाए साइंटिस्टों के सामने ये बात आई। सो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी कि भाई मैटर क्या है, मैटर पदार्थ है क्या, उसके नेचर के बारे में उन्होंने छोटी सी थ्योरी दी। फिर उन्होंने जो मैटर डिविजिबल है उस पर उन्होंने अपनी फिलॉसफी बताई और फिर उन्होंने एटम्स नाम दिया उसको, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे एटम बोला जाएगा, ठीक है। सो उनकी जो थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड थी। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या, जो दो लॉज कल आपने पढ़े थे वही, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही इनकी थ्योरी बेस्ड थी। सो जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी थी वो पूरा एक्सप्लेन करती है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती है। मतलब ये जो दो लॉज हमने कल पढ़े, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो दो लॉज हमने कल डिटेल में पढ़े, जो इनकी थ्योरी है वो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है, ठीक है। सो डाल्टन का रोल क्या है, जॉन डाल्टन का रोल क्या है। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी प्रॉपर समझाने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all matter whether an element, compound or a mixture is composed of small particles called atoms। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला कि सारे मैटर चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिनका नाम है एटम्स, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से सारे मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिनका नाम है एटम्स, ठीक है। सो डाल्टन, अब उसके पॉस्टुलेट्स क्या थे। पॉस्टुलेट का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट जो आपको मान ही लेना है, ठीक है, स्टेटमेंट जिसको आपको एक्सेप्ट कर ही लेना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के स्टेटमेंट्स या पॉस्टुलेट्स लिखो। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। सो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं ये सारे हैं, ठीक है। ये 6 डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है। सो पहला है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। पहला पॉस्टुलेट है कि सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिनका नाम एटम्स है, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो सारे मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जो एटम्स हैं, और वो जो हैं सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला इनका पॉस्टुलेट था कि सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और यही एटम्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। यही एटम्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनका पहला पॉस्टुलेट था इनकी एटॉमिक थ्योरी का। इनका दूसरा पॉस्टुलेट क्या था, ये जो मैं टिक कर रही हूँ वो आपको खास लिखना है, ठीक है। आपको अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। इस नोट्स में आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स ये रहे, ठीक है। सो पहला है कि जो सारे मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं जिनका नाम एटम्स है, और ये एटम्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स क्या है, एटम्स एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इंडिविजिबल मतलब एटम्स को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो।
जो ना क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। फिर से एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, आप एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ना आप एटम्स को पैदा कर सकते हो ना आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, सो ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। ये पूरे आपको स्टेटमेंट पूरे साक्षात जैसे दिए हैं वैसे ही लिखने, ठीक है, नो चेंज, क्योंकि ये पॉस्टुलेट्स है। पॉस्टुलेट का मतलब स्टेटमेंट जो कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी एलिमेंट है उसके सारे एटम्स मास में सेम होंगे, आइडेंटिकल मतलब मास में सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स, उनके मास भी डिफरेंट होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम्स हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। ठीक है, एटम्स कैसे? होल नंबर्स में, मतलब भाई 1 2 3, ठीक है, होल नंबर्स में, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। ये हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट किसका? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। छठा स्टेटमेंट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि जो एटम के नंबर हैं, एटम का नंबर और एटम का काइंड वो सेम ही रहता है किसी भी कंपाउंड में। तो ये इसका छठा स्टेटमेंट था। ठीक है, सो डाल्टन के 6 पॉस्टुलेट्स थे। पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉस्टुलेट थे। पहला पॉस्टुलेट कि सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें एटम कहा जाता है, जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट था एटम्स डिविजिबल पार्टिकल्स हैं, मतलब आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। एटम मतलब सबसे छोटा है, आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मास भी अलग होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं। ठीक है, सो एटम जो हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम हैं वो स्मॉल होल नंबर मतलब जैसे O2, ठीक है, O2 ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, CO2, ठीक है, C1 होता है O2। सो ये सब क्या है? इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, सो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, सो जो एटम्स का नंबर और उनके काइंड कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, एटम का नंबर और उसके काइंड किसी भी एटम में कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में। तो ये 6 पॉस्टुलेट्स आपको, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉस्टुलेट्स हैं, ये एकदम आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। किसी भी एग्जाम में ये ज़रूर आता है। इस चैप्टर के अंदर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 6 पॉस्टुलेट्स। ठीक है, जॉन डाल्टन को इसकी वजह से वो फेमस भी बहुत हो गए थे। उन्होंने जब ये एटॉमिक थ्योरी दी थी तो बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए थे और मतलब मैटर की स्टडी में ये जो इनकी थ्योरी है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। जो मैटर, अलग अलग साइंटिस्ट आते थे, मैटर को एक्सप्लेन करते थे। इवन कल भी आपने देखा कि लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दो जो लॉज थे, तो इन 2 लॉज को भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रूव किया। तो डाल्टन ने इसी लॉ को और विस्तार में बताया, मतलब उन्होंने उन लॉज को झूठा नहीं बोला, वो लॉज को उन्होंने शांति से और डिटेल में इन 6 पॉस्टुलेट्स के रूप में ब्रेक किया। और आज मतलब ये टर्निंग पॉइंट था मैटर की स्टडी में, ये इनका टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, सो इस तरह से ये बहुत ही डाल्टन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा मैटर अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो ये 6 पॉस्टुलेट्स आपको अच्छे से लिखने हैं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, अब हमारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसी पेज 32 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं,
पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। जब सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट हुआ, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट हुआ तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट मिला। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट हुआ, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड रिएक्ट हुआ तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट मिला। ठीक है, सो बताओ कि ये जो शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि ये जो ऑब्जर्वेशन है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करते हैं? ये जो ऑब्जर्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करते हैं? मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या ये एग्री करते हैं? तो बच्चों इसका कैसे करने का हमको, तो देखो इन्होंने आपको रिएक्शन भी देखो दे दी है, इससे ज़्यादा तो कोई क्या कर सकता है। रिएक्शन भी आपके सामने दे दी है इन्होंने कि भाई सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट होकर सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 3 रिएक्टेंट्स। देखो ये जो 2 हैं, एरो के इस साइड होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के इस साइड होता है वो प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं। मतलब ये दोनों रिएक्ट हुए तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बने। अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि चेक करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बराबर है। तो देखो इसके लिए इन्होंने आपको मास भी दिया है। देखो सोडियम कार्बोनेट का मास है, एसिटिक एसिड का मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सोडियम एसिटेट, सबका मास है। सो आपको ये सबका मास चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताती हूँ किस तरह से करना है आपको। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो आप देखें क्वेश्चन 1 में। ठीक है, क्वेश्चन 1। ठीक है, सो यहाँ देखो इन्होंने आपको 5.3 ग्राम किसका मास दिया है? इन्होंने आपको दिया है सोडियम कार्बोनेट का। फिर इन्होंने आपको 6 ग्राम किसका मास दिया है? एसिटिक एसिड का। और फिर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम दिया है। फिर इन्होंने 0.9 ग्राम दिया है वाटर का। फिर इन्होंने 8.2 ग्राम दिया है सोडियम एसिटेट का। ठीक है, सो यहाँ देखो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम, और ये सारे मास दिए हैं। और इसके बाद इन्होंने आपको एक रिएक्शन दिया है कि सोडियम कार्बोनेट, ये अभी मैं आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, ये मेरा आंसर ही है। आंसर में पहले आपको लिखना है भाई ये दिया हुआ है। अब सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट का कितना मास है? सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम। ठीक है, सो 5.3 ग्राम प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कितना है? 6 ग्राम है। गिव्स सोडियम एसिटेट का कितना है? सोडियम एसिटेट का 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 2.2 ग्राम। और वाटर का कितना है? वाटर है 0.9। अब आप चेक करो कि इसका वजन और इसका वजन बराबर है। 5.3 प्लस 6, ठीक है, 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ चेक करो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। ठीक है, सो 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, सो 9 10 11 12 13 8 9 10 11, सो 11.3 ग्राम। ठीक है, सो ये वाला और ये वाला सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्लस और इन तीनों का प्लस सेम आया, मतलब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास सेम आया। सो मास ऑफ रिएक्टेंट गिव्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है।
तो क्या बोल रहा है, क्या क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करता है? हाँ करता है। देखो, नहीं तो ये बराबर आता ही नहीं। सो क्या लिखोगे? सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में से लिखोगे, सो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो दीज क्वेश्चन में से ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता लगा मैंने पूरे क्वेश्चन में क्या किया? मैंने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। बाकी तो आपने देखा होगा मैंने पूरा क्वेश्चन का ही उतारा मारा है। ठीक है, जो क्वेश्चन था वही सारा लिख दिया है। खाली मैंने काम क्या किया है, मैंने पर्सनल बस इतना किया है, मैंने इसका प्लस किया, इसका प्लस किया। फिर मैंने बोला भाई देखो कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास तो बराबर है। सो इसीलिए कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। कह रहा है जब वाटर बनाना होता है तो हाइड्रोजन 1 पार्ट होता है और ऑक्सीजन 8 पार्ट होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है, तभी वाटर बनता है। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस हिसाब से कि ऑक्सीजन गैस का क्या मास होना चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे, क्या मास होना चाहिए? तो देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, इसमें बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 में वाटर फॉर्म करने के लिए, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? सो बहुत ही सिंपल, एक सम के जैसा ही है। ठीक है, सो ये सम के जैसा ही है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो आंसर टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो 1:8। ठीक है, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। ठीक है, टू फॉर्म वाटर, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8। वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन, वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब अभी आपको वॉट मतलब एक्स, तो लेट मास ऑफ ऑक्सीजन भी एक्स। सो यहाँ पे लेट मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? x ग्राम है। ठीक है, सो ऑक्सीजन का मास x ग्राम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा? x ग्राम आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह x ग्राम। What mass of gas would be required to react completely with 3 ग्राम हाइड्रोजन? 3 ग्राम हाइड्रोजन, so 3 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो 1/8 इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या करोगे आपको x फाइंड करना है। ठीक है, सो 1:8 इज इक्वल टू 3:x, तो आपको 1/8 इज इक्वल टू 3/x। सो कैसे फाइंड करोगे? x इधर जाएगा और 8 इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 × 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 × 8 = 24 ग्राम। ठीक है, x इज इक्वल टू 24 ग्राम। ठीक है, सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस? सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अच्छा अब आंसर 3 करते हैं हम। ठीक है, आंसर 3। सो विच पॉस्टुलेट्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, ये तो सिंपल हमने सम की तरह ही सॉल्व किया। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं सीखा था हमने 8th में, तो वैसा ही हमने सॉल्व किया। भाई हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो कह रहा है कि भाई अगर भाई हाइड्रोजन का रेशियो 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन का कितना? सो हमने ऑक्सीजन को x सपोज किया। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, सो 1/8 इज इक्वल टू 3/x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो 3rd नंबर, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिजल्ट को अलाउ करता है? विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो डाल्टन ने ये जो 6 एटॉमिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स दिए थे, ये देखिए, ये जो 6 पॉस्टुलेट दिए थे ना, ये 6 पॉस्टुलेट। सो इन 6 पॉस्टुलेट्स में से कौन सा पॉस्टुलेट
विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिजल्ट है, कौन सा पॉस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की रिजल्ट है। तो इसमें से पॉस्टुलेट बताना है हमें। सो थर्ड नंबर में कि भाई विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से कौन सा पॉस्टुलेट डाल्टन ने लिखा। सो डाल्टन ने ये दो पॉस्टुलेट लिखे, 6th वाला और 2nd वाला। उसका आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, आप 6 और 2nd मत लिखना, पूरा स्टेटमेंट लिखना, वरना मैं आंसर गलत कर दूंगी आपका। सो कौन कौन सा पॉस्टुलेट है, 6 और 2nd। सो 2nd वाला कि भाई 2nd वाला पॉस्टुलेट मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव रिजल्ट क्या है उसकी, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये 6th वाला रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ठीक है, एक से ही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, और ये होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो फिर दूसरा बोल रहा है 4th नंबर कि विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा पॉस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर सकता है। तो 6th पॉस्टुलेट यही वाला, ठीक है, ये द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ठीक है, कि भाई नंबर और एटम के काइंड दोनों एक से ही रहते हैं किसी भी कंपाउंड में। सो इन दोनों में इस जो 3rd वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिजल्ट बोल रहा है उसमें आप वो दोनों स्टेटमेंट लिखना, और 4th वाला है जिसमें आपसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है उसमें आप सिर्फ वो 6th वाला पॉस्टुलेट ही लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस, पर आप स्टेटमेंट लिखना है, ऐसे मत लिख देना, आप गलत हो जाएगा, आपका पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसके ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब देखें, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज एन एटम, ठीक है। तो हमने इतना तो पढ़ा कि सारे मैटर जो है छोटे 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं। किसने बोला, जॉन डाल्टन ने बोला, ठीक है। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में पहला ही पॉस्टुलेट, पहला ही स्टेटमेंट ये दिया कि सारे मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए होते, एटम्स के बने हुए होते हैं, और एटम्स बाय इंडिविजिबल होते हैं, एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एटम्स के मासेस अगर अलग एलिमेंट्स हैं तो अलग मास होगा, और कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो मतलब ये सब एटम के बारे में उसने बोला। पर अभी इतना सारा एटम के बारे में उसने बोल दिया, पर एग्जैक्टली एटम है क्या, एटम है क्या। सो व्हाट इज एन एटम। तो देखो, अगर आपने कभी किसी मेशन को, किसी कड़िए काम करने वाले को आपने उसको वॉल बनाते देखा हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा इस दीवार से वो पूरा रूम बनाएगा और उसी रूम से वो बिल्डिंग बना देगा, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, मतलब उस पूरी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक कौन था, वो बिल्डिंग कैसे बनी, वो बिल्डिंग उस ईंट से बनी, ठीक है। ईंट से ईंट मिली तो दीवार बनी, दीवार से क्या बना, दीवार से रूम बना, रूम से बिल्डिंग बनी, और बिल्डिंग से, ठीक है, रूम से बिल्डिंग बनी। सो बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, किसकी नींव क्या थी, किसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग तैयार हुई, तो ब्रिक, ठीक है। सो उसी तरह से मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं, तो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक एटम होते हैं। हम इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम। मतलब मैटर कैसे बनते हैं, छोटे 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 एटम्स से बनते हैं। अब एटम्स के बारे में थोड़ी सी बात, क्या कि भाई जो एटम्स होते हैं, ठीक है, सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत 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 छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। जितना आप सोच भी नहीं सकते ना उतने छोटे होते हैं, ठीक है। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम्स बहुत छोटे होते हैं। सो more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। मतलब आप अगर ये पेपर, आप ये जो पेपर देख रहे हो, ये पेपर आप इमेजिन करो कितने एटम्स का बना होगा। ये पेपर मिलियन ऑफ एटम्स से भी ज़्यादा एटम्स जब आपने बिल्कुल लगाए होंगे तब जाके इसका एक लेयर बना होगा इस पेपर का, ठीक है। मतलब एटम इतने छोटे होते हैं। तो भी अगर आपको एटम के माप की इच्छा है तो सुनो, एटमिक रेडियस, मतलब एटम का अगर रेडियस है, किसी भी एटम का रेडियस किस में मेजर किया जाता है, 1 नैनोमीटर में, ठीक है। एटमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर,
ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, ये देखो हाइड्रोजन के एटम का रेडियस, वाटर का रेडियस, हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का रेडियस, सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब सैंड मिट्टी का जो एक दाना होता है उसका रेडियस, एंट का, चींटी का रेडियस और एप्पल का रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो हाइड्रोजन का रेडियस कितना छोटा है, 10⁻⁻10 देखो पावर -10 है, कितना छोटा हुआ, ठीक है। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, तो उसका रेडियस देखो -9 है। फिर हीमोग्लोबिन -8, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब मिट्टी के एक दाने का 10⁻⁴, एंट चींटी का 10⁻3, एप्पल 10⁻1। सो ये सारे कितने छोटे छोटे रेडियस हैं, ठीक है। सो तो देखो इतने छोटे से हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं एग्जैक्टली आपसे पूछूं, ये तो सारे मैंने आपको बताया कि भाई ये आप लिख ले, आप ये लिखना आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है कि भाई जो रेडियस है मीटर में, ये देखो मीटर में है, 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻9 मीटर, 10⁻8, 10 ये सब किसका, एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड मतलब सैंड का एक दाना, मिट्टी का एक दाना, एंट, एप्पल, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, एटॉमिक रेडियस किस में मेजर की जाती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर, ठीक है। सो इस तरह से ये एटॉमिक रेडियस ऐसे मेजर की जाती है, ठीक है। सो अब आप सोच रहे होगे कि अगर एटम्स इतने छोटे हैं, ये आप है ना 1 मार्क के लिए बिल्कुल गांठ बांध के रख दो, एटम कि एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, नैनोमीटर बहुत छोटी सी यूनिट है, ठीक है। सो आपने मीटर सुनी है, फिर सेंटीमीटर सुनी है, फिर आपने मिलीमीटर सुनी है, सो ये तो नैनोमीटर है, नैनो मतलब 9 नैनो न, ठीक है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। तो अब आप यहाँ देखो, आप सोचते होगे कि जो एटम्स हैं इतने छोटे से होते हैं, इतने छोटे, तो हम उनके लिए केयर क्यों करें, हम सोचे कि उनके बारे में, इतने छोटे होते हैं तो सोचे क्यों। पर आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया इन एटम्स की बनी हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व इन एटम्स का बना हुआ है, इन छोटे छोटे एटम्स का बना हुआ है। भले आप इनको देख नहीं सकते हो पर ये हैं और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं हर चीज़ को जो भी आप करते हो। मॉडर्न टेक्निक्स से आप अब उनको देख भी सकते हो, उनकी मैग्नीफाइड इमेजेस, उनको बड़ा करके आप देख भी सकते हो। आजकल ऐसी इमेजेस आ गई हैं, जैसे कि सिलिकॉन एलिमेंट है, SI सिलिकॉन एलिमेंट है, आपको पता होगा। अब आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे, अब आप जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, अब आप बड़े हो गए हो, बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी आपको। सो सिलिकॉन एक एलिमेंट है, आपको पता होगा। सो सिलिकॉन को आजकल इन्होंने, ये देखो, एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट को उसके एटम्स को देखा गया है। सो इस तरह से दिखते हैं, मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ी इमेज देखी गई है, ठीक है। सो व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ देखो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये एलिमेंट्स के नाम आप देखने से पहले मैं चाहूँगी आपको एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स के नाम लाइन सर आने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ और वो नाम आपको लाइन सर आने चाहिए। यहाँ मैंने जो भी पेंसिल से टिक किया है वो आपको सब कुछ एज अ नोट्स लिखना है, ठीक है। आपकी नोटबुक में ये सब लिखना है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंबल क्या है। ये तो इमेज हुई, सिंबल क्या है इनकी, इन एलिमेंट्स का सिंबल क्या है। पर उससे भी पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम बोलूँगी, वो बहुत आगे आने वाला है चैप्टर को, पर मैं चाहूँगी वो एलिमेंट्स के नाम अभी आपको याद हो जाएं। बच्चों, ये है आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में ही पेज 51 है। यहाँ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं। देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब 100, तकरीबन 115 एलिमेंट्स होंगे नेचर में, 115 से भी ऊपर एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ इन्होंने पेज नंबर 51 पे कुछ एलिमेंट्स के नाम सीक्वेंस से लिखे हैं। सीक्वेंस से मतलब इसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है। हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1।
हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, अभी अभी सिलिकॉन देखा ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। तो तकरीबन 115 से भी ऊपर एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में, हमारी सृष्टि में। पर मैं आपको अभी आपकी नोटबुक में क्या लिखना है, ये मैं चाहती हूँ आप ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ये नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसी सीक्वेंस से और इनके सिंबल्स के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों? अभी देखो आप रिएक्शंस लिखते हो, ठीक है, जैसे वाटर को कैसे लिखते हो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हो CO2। क्यों ऐसा लिखते हो? क्योंकि आप पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा वाटर, मतलब आप पूरा हाइड्रोजन, पूरा ऑक्सीजन, ये सब लिखने जाओगे तो आपकी केमिकल रिएक्शंस कैसे सेट करोगे आप, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको सिंबल से याद करते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, कोई पूछे हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na। अब यहाँ देखो सोडियम का Na है। अब आप ऐसे मत सोचना कि पहले दो शब्द हैं तो वही उसका सिंबल है, नहीं, इसका सोडियम का सिंबल है Na, ध्यान दो। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, देखो Ma नहीं है, मा नहीं है, Mg है। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का ओनली P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl और आर्गन का Ar, ठीक है। सो ये मैं चाहती हूँ, मतलब ये आपका आ रहा है, अगले चैप्टर्स में आने वाला है। पर ये जो 18 नाम है और 2 नाम आप बड़े, मतलब ये नाम है ना 9th 10th, ठीक है, 10th तक ये नाम के आजू बाजू आपकी केमिस्ट्री घूमेगी, ठीक है। सो ये वाला नेम ऑफ एलिमेंट वाला कॉलम, उसके सिंबल वाला कॉलम और उसके एटॉमिक नंबर वाला कॉलम, ठीक है, ये तीनों कॉलम्स आपको 5 टाइम्स लिखने हैं। कितनी बारी? 5 टाइम्स, ठीक है, एकदम बाय हार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे ये 3 कॉलम्स आपके बाय हार्ट चाहिए, ठीक है। ये पेज 51 है आपकी एनसीईआरटी पे, मुझे ये 5 टाइम्स चाहिए, मैं लिटरली बोल रही हूँ 5 टाइम्स। और जब आप ये 18 लिख दो ना नाम, ये नाम आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस तरह से आपको बोलने आना चाहिए, देखे बिना, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ऐसे एकदम आपको पटपट बोलना है, ठीक है। सो ये 3 मैं आपको एज अ होमवर्क 5 टाइम्स दे रही हूँ, ठीक है। आप कहोगे मैम आप ये कहाँ पहुँचा रहे हो, आप कहाँ पहुँच गए, चैप्टर कौन सा करा रहे हो, पहुँच कहाँ गए। देखो अब हम यहाँ पहुँचे हैं, देखो, ठीक है। सो यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन को पुराने ज़माने में ऐसे सिंबल से दिखाया जाता था, फॉस्फोरस को ऐसे सिंबल से। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो मॉडर्न टेक्निक है, आजकल सिंबल्स को ऐसे याद किया जाएगा। तो देखो नेक्स्ट ही पेज 34 पे ये देखो सारे सिंबल्स हैं, है ना, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, है ना। मैं सिर्फ चाहती हूँ आप सीक्वेंस से याद करो, ठीक है। आपको किससे याद करना चाहती हूँ मैं, सीक्वेंस से याद करो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज यहीं एंड करते हैं कि भाई सिलिकॉन का ये इमेज है। पर इसके अलावा मैंने आपको एक एक्स्ट्रा काम दिया है, भले वो दूसरे चैप्टर का है पर वो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टेबल में से वो 3 कॉलम आपको 5 टाइम्स लिखने हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर के नोट्स मेंटेन करोगे, आप इस चैप्टर के इन टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद आपको वो 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पेज 33 पे एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि इन एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे बने, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट आपको मॉडर्न वाले सिंबल्स ही दिखा दिए, पर पहले पुराने सिंबल ऐसे थे, फिर क्या हुआ, किसने ये सिंबल बोले, फिर क्या हुआ। सो कल हम देखेंगे। तो आज हम पेज 33 यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड मेक प्रॉपर नोट्स। और मैंने जो आपको बोला है 5 टाइम्स लिखना, उसको ज़रूर लिखना। और वो आपको 18 जो नाम है एकदम आप तोते की तरह पटपट बोलना, क्योंकि 10th में भी ये चीज़ें बहुत आगे आएंगी आपके। 9th में तो आएंगी 10th में बहुत आएंगी, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर ओनली। थैंक यू।